नमस्कार दोस्तों, मैं विनय तिवारी आज आप लोग के सामने एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर आ गया हूं। सरकार लेकर आ गई है न्यू लेबर कोड और इस लेबर कोड के बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी थी वो कम हो जाएगी। यानी जो पैसा अब तक आपके खाते में आता था और जिससे आप महीने का खर्चा चलाते थे, अब वो पैसा कम होने वाला है। तो क्या किया गया है परिवर्तन, क्या चीजें की गई हैं न्यू लेबर कोड के अंदर और इसको लाने की जरूरत क्या थी? अगर आप इन सभी बातों को समझना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और सबसे पहले एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको अगर ऐसे कोई भी मुद्दे आए तो वो मेरे से जानकारी उसकी मिल सके। तो चलिए मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को। आप सभी लोग इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके शेयर जरूर करिएगा ताकि सबको पता चले। जो हमारे दोस्त भाई बहन ऐसे हैं ना जो खर्चा बहुत करते हैं, पैसा आया नहीं कि खर्चा शुरू हो गया, गाड़ी ले लो, आईफोन ले लो, मोबाइल ले लो, इतने सारे खर्चे और हर चीज किस पर चल रही? ईएमआई पर। भैया संभल जाओ, सरकार की इस पर भी नजर है कि भैया हम कमा रहे हैं 10,000 रुपए और हम 2 आईफोन लेके चल रहे हैं, हमने 2 गाड़ियां खरीद रखी हैं, सब ईएमआई पे चल रहा है। तो ये ईएमआई वालों को भी सतर्क होने की जरूरत है कि ज्यादा जो हम काम ईएमआई के भरोसे कर रहे हैं ना, वो शायद आगे भविष्य में चल के हमें नुकसान दे सकता है। तो चलिए एक एक करके मैं सारे मुद्दों पे बात करूंगा और चीजों को समझाता हूं आपको। देखिए, नया श्रम संहिता वेतन संरचना 50% मूल वेतन नियम और पीएफ और मासिक आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो सरकार जो नया लेबर कोड लेकर आई है, यह आपका नवंबर 2025 में 21 नवंबर 2025 को ये लागू हो चुका है। इस नियम के तहत जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है वो ये किया गया है कि जो आपकी बेसिक सैलरी होती थी, देखो अभी तक सैलरी हमारी बनती कैसे, पहले वो समझते हैं। तो जो हमारी सैलरी बनने का स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है एक आपकी बेसिक सैलरी होती है। जैसे मैं इसको समझा के चलूं, मान लो आप किसी का बेसिक सैलरी जो है वो 10,000 रुपए है, ठीक है। उसके बाद अभी जो डीए यानी डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता जिसे हम लोग कहते हैं, वो अभी करंट में 58% है। तो 58% होने का मतलब 5800 रुपए आपके डीएनएस अलाउंस के बन रहे थे। तो 15,800 रुपए आपकी सैलरी हुई, ठीक। उसके बाद एचआरए क्या होता है? वो सिटी के हिसाब से बनता है। तो जैसे जो मेट्रो सिटी में रहते हैं उनका एचआरए ज़्यादा होता है और जो छोटी सिटीज़ में होते हैं उनका एचआरए कम होता है। फिर उसके बाद स्पेशल अलाउंस हो गए, मेडिकल अलाउंस हो गए आप लोगों के, उसके बाद कुछ आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन हो गया। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके बनती थी आपकी ग्रॉस सैलरी। लेकिन इस ग्रॉस सैलरी को बनाने से पहले इसमें कुछ डिडक्शन भी किए जाते थे। तो ग्रॉस सैलरी जो आपकी इन हैंड, सपोज मान लो 10,000 बेसिक पर अगर 25,000 रुपए आपके खाते में अब तक आ रहे थे, तो हो सकता है ये कम होके 22-23,000 रुपए हो जाए, ठीक है ना। तो उसी चीज को समझाने के लिए मैं आप लोग के सामने आ चुका हूं। तो मैंने बताया जो ये नया लेबर कोड आया है, इसके तहत अब आपका जो बेसिक सैलरी है और जो आपका डीएनएस अलाउंस है यानी डीए, ये आपका एनुअल जो आपकी वार्षिक सैलरी होगी उसका 50% होगा। ये फिक्स कर दिया गया एक तरीके से। अब इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है? देखो, आपको पैसा जरूर लग रहा है कि मेरे खाते में कम आ रहा है सर, आपकी सैलरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, आपकी सैलरी अगर 25,000 रुपए बन रही थी पहले, तो वो अभी भी 25,000 रुपए बनेगी। हाँ, अगर आपकी सैलरी 25,000 बन रही थी तो अभी भी बनेगी। लेकिन हाँ, पहले 25,000 आपके खाते में दे दी जा रही थी, लेकिन अब वो 25,000 ना दे करके वो 22-23,000 देंगे। तो ये जो 1-2 हजार की कटौती हो रही है ना, ये इनडायरेक्ट वे में आपकी सेविंग कराने का तरीका है। यानी अब होगा क्या कि आप लोग का जो पीएफ अकाउंट है उसमें और जो आपकी ग्रेच्युटी है उसमें जो है आपका योगदान बढ़ा दिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसका फायदा ये होगा कि जब आप रिटायर होगे या जब अपनी जॉब आप छोड़ोगे तो उस वक्त जो एक मुश्त पैसा आप लोग को मिलता है ना, ढेर सारा पैसा, पैसा ही पैसा, वो वाली जो बात थी वो पैसा अब आपको ज्यादा मिलेगा। क्योंकि देखो, आपको पता है कि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। 8th पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरी बढ़ जाएगी। सैलरी बढ़ जाएगी तो लोगों के खर्च करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, और जब लोग ज्यादा खर्च करेंगे और सेविंग कम करेंगे तो उससे नुकसान किसका है? नुकसान आपका भी है और सरकार का भी है। सरकार का किस तरीके से हो गया? भैया, जब आप पैसा बैंक खाते में रखते हो
तो सरकार की नजर और नकेल आपके ऊपर कसी हुई है। जब उसे पैसे का फ्लो ही नहीं पता चलेगा तो वो नकेल नहीं कस पाएगी। तो सरकार यहाँ ये भी चाहती है कि अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा सेव करो। और सेव करने का देखो फायदा है यार, क्योंकि भविष्य में जब आपके पास पैसा होगा तो आप अगर किसी दिन कोई काम करना चाहते हो तो आप सक्षम होगे, क्योंकि आपके पास पैसा है सेविंग में, आप उसे खर्च कर सकते हो। तो ये मैं अच्छा भी मानता हूं, सेविंग करना आना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं आता था, अब सरकार ये सोच के आ गई है कि हम 8 पे कमीशन में सैलरी तो बढ़ा ही रहे हैं, अब हम इन लोग की सेविंग भी बढ़वा दें, नहीं तो ये तो सब खर्च कर देंगे। तो मैं तो इस कदम की सराहना ही करूंगा कि हाँ चलो ये अच्छा सोचा गया है। आगे तरफ आपको लेकर चलता हूं, कुछ मुद्दों पे बात करता हूं कि क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध की जब हम बात करते हैं, व्यावसायिक सुरक्षा के संबंध में भारत के सभी 4 श्रम संहिताएं 21 नवंबर 2025 से लागू हो गई हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था जो आप लोग का ये नियम है वो 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है आप लोग का, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो एक चीज बोला है जिसका सीधा सा असर किसके ऊपर पड़ेगा, टेक होम वेतन पर पड़ा है। मतलब जो आप लोग घर ले जाने वाले सैलरी थी वो कम हो गई है। नए श्रम कानून के तहत क्या बदलाव आया है, इसको देखने की बात अगर हम करें तो नए वेतन संहिता में मजदूरी की एक समान परिभाषा प्रस्तुत की गई है। मतलब अभी तक क्या होता था, सपोज मान लो एक पद पर काम करने वाले लोगों की सैलरी अलग अलग होती थी। तो सरकार ये कह रही है कि भैया एक पद पर काम करने वाले लोगों की सैलरी एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे पहले क्या होता था, कई कर्मचारी का मूल वेतन सीटीसी का 25 से 40% होता था, बट अब सरकार कह रही है कि आपका जो सीटीसी का है, जो सीटीसी है वो जो है मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर 50% होना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, जिसके बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे ये मैं सैलरी स्लिप भी एक लेकर के आया था। अगर मान लो किसी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए थी, तो उसकी देखो जो सैलरी बनी है, टोटल अर्निंग 56,000 थी और नेट पे लगभग 51,000। एक मैंने ऐसे बेसिक सैलरी ले ली थी, लेकिन इस चीज को मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से, ज्यादा अच्छे से आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। फिर आता हूं इस पे। जैसे देखो, मान लो किसी का वार्षिक सीटीसी मतलब एनुअल जो उसकी इनकम थी वो 7 लाख रुपए थी पूरे साल की, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर मैं ओल्ड बेसिक की तरफ से चलूं, मतलब जो पुराना था अब तक, उसके हिसाब से जो उसकी बेसिक सैलरी थी वो लगभग 2,10,000 रुपए थी साल की। साल भर में जो उसकी बेसिक सैलरी बन रही थी वो 2,10,000 रुपए थी। उसके बिहाफ पर जो उसका पीएफ में योगदान था, जो उसका पीएफ में योगदान था वो था हर महीने का या पूरे कर्मचारी पीएफ पुराने मूल का 12%, मतलब 25,200 रुपए हुआ करता था, ठीक है ना। जिसके हिसाब से उसकी जो मंथली इनकम बनती थी लगभग घर ले जाने से पहले, हाँ, 49,000 रुपए के अराउंड उसकी सैलरी बनती थी। लेकिन अब नए लेबर कोड के तहत जब हम बात करते हैं, जिसको 30% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 50%। इसका मतलब अगर किसी का बेसिक पे 7 लाख रुपए सीटीसी था साल का, तो अब उसका जो नया बेसिक होगा वो 3.5 लाख रुपए, मतलब उसका जो बेसिक पे है अब उसको बढ़ा करके 3.5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो पहले तो यहां पर अंतर आया, ठीक। अब यहां पर देखो, अब उसका जो पीएफ, कर्मचारी पीएफ के बाद नए मूल 12%, मतलब अब जो उसका पीएफ का योगदान है वो अब बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2,10,000 का 12% लगभग 25,200 था, अब 3.5 लाख का 12% लगभग 42,000 रुपए हो जाएगा। तो यानी पीएफ का योगदान बढ़ा। और अब जो आपकी मंथली सैलरी है, वो आपकी जो मंथली सैलरी जो आप लोगों की है वो अब आप लोग की 45,500 रुपए हो जाएगी। यानी देखो, पहले यही 7 लाख वाला आदमी 49,000 रुपए घर ले जा रहा था, बट अब यही 7 लाख वाला आदमी 45,500 रुपए के आसपास घर लेकर जाएगा। तो लगभग 3,500 से 4,000 रुपए सैलरी में कटौती हुई है। लेकिन ये दिख रहा है पीएफ में आपका जो योगदान है वो बढ़ गया है। यानी आप इनडायरेक्ट वे में सेविंग कर रहे हो, सरकार आपको सेविंग करना सिखा रही है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखो मुख्य परिणाम क्या है, अधिकांश श्रमिकों के मूल वेतन में वृद्धि होगी। ज्यादातर लोगों की सैलरी बढ़ेगी, लेकिन सेविंग के फॉर्म में, इन हैंड वाली नहीं। पीएफ अंशदान में वृद्धि, पीएफ बराबर मूल वेतन का 12%। ग्रेच्युटी देयता भी बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रेच्युटी की गणना भी मूल वेतन पर की जाती है।
इसका परिणाम यह होता है कि सीटीसी वही रहता है, घर ले जाने योग्य वेतन घट जाता है, जबकि वैधानिक बचत और दीर्घकालिक लाभ बढ़ जाते हैं। ये अनुमानित आंकड़े हैं और कंपनी, शहर, अलग अलग तरीके से आप लोग की जो इनकम है उन सारी चीजों के हिसाब से चीजें बदलती हैं। तो मैं एक बात खत्म करने से पहले कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग ईएमआई पर या कर्ज लेकर काम कर रहे हैं, कृपया वो थोड़े से सतर्क हो जाएं। ऐसे लोग जिनके खर्चे ज्यादा हैं, कृपया अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस कर लें, क्योंकि अगर हर महीने आपकी इनकम में 3-4-5 हजार का भी फर्क आ रहा है ना, तो भी आपके लिए दिक्कत है। क्यों? क्योंकि लास्ट आते आते ना, जैसे इस वक्त हम लोग मंथ के लास्ट में, तो मैं सच बताऊं तो इस वक्त हालत ऐसी रहती कि बस कोई कुछ बोल ना दे हम लोगों से। तो इसलिए अपने खर्चों को सुधारने की जरूरत है। तो आप सभी लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सरकार का जो ये नया लेबर कोड है, इसके पक्ष में आप क्या कहना चाहते हैं, अपने विचार जरूर रखिएगा। और आपको ये वीडियो सुन करके या इसकी इंफॉर्मेशन कैसी लगी जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा और आपके सामने ले आ सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि बराबर हम आपसे कनेक्टेड रहें। तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर,